इंडियन एविएशन इंडस्ट्री आज एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है। ना सिर्फ आज तीसरी सबसे बड़ी डोमेस्टिक मार्केट है दुनिया में, जल्द ही ओवरऑल एयर पैसेंजर्स में भी तीसरे नंबर पर आ जाएगी यूएसए और चाइना के बाद। तो इतने लोगों को सर्व करने के लिए ना सिर्फ एयरलाइंस और एयरपोर्ट बल्कि देश में ही प्लेन्स बनाने की भी तैयारी शुरू हो चुकी है अब तेजी से। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर एरोस्पेस सेक्टर में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है हाल ही में, जिसने ग्लोबल एविएशन लीडर्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। ब्राजील के एरोस्पेस जायंट एम्ब्रेयर ने अदानी ग्रुप के साथ मिलकर इंडिया में ही पहली बार एक कमर्शियल एयरप्लेन की फाइनल असेंबली लाइन सेटअप करने का डिसाइड किया। ये पार्टनरशिप सिर्फ बिजनेस रिलेटेड नहीं बल्कि इंडिया को ग्लोबल एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग मैप पर एक पावर हाउस बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। इंडिया की रीजनल कनेक्टिविटी, हाई स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट और इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस के लिए भी काफी अच्छा होगा। 27 जनवरी 2026 को ये इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन हुआ अदानी और एम्ब्रेयर का। शुरुआत रीजनल जेट से करेंगे ये, और फ्यूचर में एक इकोसिस्टम तैयार होगा फेज्ड इंडिजिनाइजेशन से, यानी पहले पार्ट्स इंपोर्ट करके असेंबल करेंगे यहाँ, फिर धीरे धीरे यहीं पर पार्ट सप्लायर्स का पूरा नेटवर्क तैयार करेंगे जिससे यहीं पर सारी प्रोडक्शन हो सके। एयरक्राफ्ट के कोर कंपोनेंट्स, एवियोनिक्स से लेकर कंपोजिट्स तक इंडिया में ही डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग भी किए जाएंगे। सिर्फ सप्लाई चेन नहीं, आफ्टर मार्केट सर्विसेज और पायलट ट्रेनिंग पर भी काम करेंगे, यानी यहीं पर ट्रेनिंग मिल जाए पायलट्स को, बाहर ना जाना पड़े किसी इंस्टीट्यूट में। उड़ान जैसे इनिशिएटिव्स ने टियर 2 और 3 सिटीज में कनेक्टिविटी बढ़ाई है, तो पहले ये एयरक्राफ्ट उन्हीं को सर्व करेंगे। अब हमने देखा है कि बड़ी एयरलाइंस जैसे इंडिगो और एयर इंडिया ने टोटल 1800 प्लेन्स ऑर्डर किए हुए हैं एयरबस और बोइंग से, तो इससे अंदाजा लग जाता है कि अगले 20 सालों में कितनी स्पीड से ग्रोथ देखने को मिलेगी इस सेक्टर में। तो इसी को देखते हुए नए प्लेयर्स भी आना चाहते हैं। प्लेन्स तो हमें चाहिए ही, जो कि ऑलमोस्ट सारे ही इंपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर उनमें से हम कुछ यहाँ इंडिया में ही बना पाए तो काफी अच्छा होगा ये इकोनॉमी और जॉब ग्रोथ के लिए। इससे स्किल ग्रोथ और सप्लाई नेटवर्क ऐसा बन जाने की उम्मीद है कि हम फ्यूचर में एयरबस और बोइंग का कंपेटिटर यहीं बना पाए देश में ही। सोचो एक इंडियन कंपनी जो बड़े इंटरनेशनल प्लेन्स को मैन्युफैक्चर कर रही हो, और अगर उनकी क्वालिटी और प्राइस अच्छा होगा तो बाकी देश भी खरीदना चाहेंगे प्लेन्स इधर से ही। ऐसा विजन रखना जरूरी है अगर हम compete करना चाहते हैं वर्ल्ड से हाईटेक फील्ड्स में। तो इसलिए ये असेंबली इतनी जरूरी है अभी, जो एक नई फील्ड ओपन कर देगी इंडियंस के लिए। अदानी एम्ब्रेयर जॉइंट वेंचर एम्ब्रेयर की दशकों पुरानी इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज और अदानी का मैसिव इंडस्ट्रियल स्केल और इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटीज, इन सबको कंबाइन कर पाएगी, जिससे दोनों का ही फायदा होगा। अदानी ग्रुप पहले से ही ड्रोन्स, एमआरओ यानी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल एयरपोर्ट्स और पायलट ट्रेनिंग में एक्टिव हैं। अब कमर्शियल एविएशन मैन्युफैक्चरिंग में आने से वो टाटा एडवांस सिस्टम्स के बाद देश के दूसरे बड़े प्राइवेट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर भी बन जाएंगे। एम्ब्रेयर जो है वो 150 सीट से कम वाले जेट्स बनाने में ग्लोबल लीडर है, उनको भी फायदा होगा इंडिया और एशिया पैसिफिक रीजन में अपना मार्केट एक्सपेंशन करके, जहां वो इतने एक्टिव नहीं है अभी। इंडिया की डोमेस्टिक डिमांड को तो पूरा करेंगे ही, साथ में एशिया पैसिफिक और अफ्रीका जैसे रीजन्स को सर्टिफाइड रीजनल प्लेन सप्लाई कर पाएंगे। एम्ब्रेयर जो है आज की डेट में एयरबस और बोइंग के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कमर्शियल एयरक्राफ्ट मेकर है। इनके ई जेट्स जो 70 से 140 सीट के होते हैं, जैसे E175 और E195, इंडिया में ऑलरेडी यूज होते हैं। इंडियन एयरफोर्स के पास उनका लेगेसी 600 एयरक्राफ्ट है, और सिविल साइड पर स्टार एयर जो बैंगलोर बेस्ड रीजनल एयरलाइन है, उनके पास 11 एम्ब्रेयर जेट्स हैं, E175, ERJ-145 मिलाकर। एम्ब्रेयर अभी तक अपने जेट्स ब्राजील, यूएसए और पोर्चुगल में असेंबल करती है, तो इंडिया में आने से उनका एक विशाल एक्सपेंशन भी देखने को मिलेगा। वो एशिया में भी अपना फुटहोल्ड बना पाएंगे। बहुत से लोग सोचते हैं कि एयरक्राफ्ट असेंबली एक सिंपल फैक्ट्री लाइन ही है, जैसे हम कार मैन्युफैक्चरिंग में देखते हैं, मगर सच्चाई इससे काफी दूर है। एरोस्पेस में काफी कॉम्प्लेक्स, हाई स्टेक्स मैनुअल लेबर और डिजिटल टेक्नोलॉजी का ब्लेंड इस्तेमाल होता है। फाइनल असेंबली लाइन वो स्टेज है जहां एयरक्राफ्ट के सारे मेजर कंपोनेंट्स जैसे फ्यूजलाज, विंग्स, इंजन्स और लैंडिंग गियर एक साथ लाकर एक फुली फंक्शनल प्लेन बनाते हैं। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से ये फंडामेंटली अलग होती है, जहां ज्यादातर कार रोबोट्स के जरिए बनती हैं आज, वहीं एयरक्राफ्ट असेंबली आज भी काफी हद तक मैनुअल होती है। जहां ऑटोमोटिव में लाखों करोड़ों यूनिट्स बनती हैं हर साल, एयरक्राफ्ट कुछ सैकड़ों ही बना सकते हैं। जैसे 2025 में एयरबस ने 793 प्लेन्स बनाए थे, अपने थर्ड हाईएस्ट आज तक के। कार्स में छोटे कंपोनेंट्स होते हैं जो रोबोट्स आसानी से हैंडल कर सकते हैं, वही प्लेन्स में इतने विशाल होते हैं कि स्पेशलाइज्ड हेवी जिग से उनको मूव करना पड़ता है, खासकर फ्यूजलाज सेक्शंस को। इसलिए इनको ऑटोमेट करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है ऑटोमोटिव के कंपैरिजन में। कस्टमाइजेशन भी काफी ज्यादा रहती है प्लेन्स में, एयरलाइन स्पेसिफिक इंटीरियर्स और वायरिंग करनी पड़ती है उनको, और ये भी काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है क्योंकि कई किलोमीटर की वायर्स ह्यूमन ही हैंडल कर सकते हैं, इतनी वायर्स होती हैं इसमें।
इसीलिए ये इतना लेबर इंटेंसिव हाई स्किल्ड काम है जो रोबोट से रिप्लेस करना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन कई मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जरूर कर रहे हैं वो, ताकि वर्कर्स को हेल्प मिल सके इन टास्क में और उनका वर्कलोड थोड़ा कम हो। जैसे इंडस्ट्रियल टैबलेट्स और ऑगमेंटेड रियलिटी यानी AR गॉगल्स, इनकी मदद से वर्कर्स वायरिंग डायग्राम्स को डायरेक्टली कंपोनेंट्स के ऊपर प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जिससे एरर के चांसेस कम हो जाएंगे। सर्टिफिकेशन के लिए हर रिवेट और जॉइंट का डेटा डिजिटल लॉगबुक्स में भी रिकॉर्ड करना पड़ता है। असेंबली लाइन में एयरक्राफ्ट एक फिक्स्ड रिदम में मूव करता है सिक्वेंशियल स्टेप्स के साथ, जिसे पल्स लाइन सेटअप कहते हैं। फ्यूजलाज जॉइनअप पहले सिलेंड्रिकल फ्यूजलाज सेक्शंस जैसे नोज, सेंटर और टेल को ज्वाइन करते हैं। हजारों लॉक बोल्ट रिवेट्स इस्तेमाल होते हैं इसमें। फिर इलेक्ट्रिकल, हाइड्रोलिक और फ्यूल सिस्टम्स को इंटीग्रेट किया जाता है। एवियोनिक्स कंट्रोल केबल्स को फिर ऑन करके टेस्ट से गुजारते हैं। उसके बाद प्रिसिशन लेजर्स और जिग्स की मदद से विंग्स को फ्यूजलाज से अटैच करते हैं। ये स्टेप क्रूशियल होता है क्योंकि विंग्स के अलाइनमेंट प्लेन की जो एरोडायनामिक स्टेबिलिटी होती है उसे डिसाइड करता है। फिर लैंडिंग गियर और टर्बो फैन इंजन्स को माउंट किया जाता है उस पर, जो यूजुअली अलग पॉड्स में आते हैं। ज्यादातर ये इंजन्स बड़े एयरक्राफ्ट्स में रोल्स रॉयस बनाकर भेजती है और कुछ जगह प्रैट एंड विटनी भी, जिसे इंटीग्रेट किया जाता है प्लेन में। फाइनल फेज में प्रेशराइजेशन चेक्स, एवियोनिक्स वैलिडेशन और स्टैटिक इंजन रन्स होते हैं। जब प्लेन फैक्ट्री से रोल आउट होता है तब उसे फ्लाइट लाइन पर टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। इंडिया में ही इस तरह की स्टेट ऑफ द आर्ट असेंबली लाइन का मतलब है कि ये सब कंपोनेंट्स धीरे धीरे इधर ही मिलने लगे और प्लेन तैयार होकर रनवे पर भी अपनी पहली उड़ान भर पाएगा, जिसमें 80 से 90% कंपोनेंट्स इंडिया के ही बने होंगे। तो ये बहुत बड़ी बात होगी, ये फ्यूचर विजन है इनकी। अब सबसे बड़ा सवाल जो कईयों के मन में है कि प्लांट कहाँ बनेगा, तो अभी दो मेन कंटेंडर्स हैं, एक गुजरात का ढोलेरा और एक आंध्र प्रदेश का भोगापुरम। मगर इंडस्ट्री एनालिस्ट के मुताबिक ढोलेरा इस रेस में अभी आगे है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर तैयार है और नया एयरपोर्ट भी बन रहा है, जो कि काफी हेल्पफुल होगा इस प्लांट के लिए। ये एयरपोर्ट इसी साल 2026 में ऑपरेशनल भी हो जाएगा और फ्यूचर में 2 पैरेलल रनवेज प्लान है इसमें, 3200 मीटर और 4000 मीटर लंबे। इसके अलावा थोड़ी दूर वडोदरा में पहले ही एयरबस और टाटा मिलकर C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की असेंबली लाइन सेटअप कर रहे हैं, जो यहाँ मिलिट्री एयरक्राफ्ट बनाना शुरू कर देंगे। तो ढोलेरा सिर्फ 150 किलोमीटर दूर है यहाँ से, जिससे गुजरात एक मैसिव एरोस्पेस कॉरिडोर बन जाएगा देश का और ग्लोबल सप्लाई चेन को भी अट्रैक्ट करेगा। ढोलेरा प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऑफर करता है, मतलब रोड्स, पावर, वाटर सब कुछ रेडी टू यूज मिलेगा, इंतजार नहीं करना पड़ेगा उनको। एक और बात कि ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंदर भी आता है, जिससे हाईवे और रेल दोनों तरह से कनेक्टिविटी बढ़िया होने जा रही है जल्दी। स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी फेवरेबल हैं, जो सब्सिडीज, टैक्स हॉलीडेज और कैपेक्स रीइंबर्समेंट्स ऑफर करती हैं कंपनीज को जो यहाँ अपने प्लांट लगाएगी, खासकर सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर्स और ईवीज में। तो वही फ्यूचर में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में भी देख सकते हैं। दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट GMR ग्रुप के साथ मिलकर भोगापुरम को एक एरोस्पेस हब बनाना चाहती है, जहां नया मॉडर्न एयरपोर्ट भी बना रहे हैं, जो विशाखापट्टनम का दूसरा एयरपोर्ट भी हो जाएगा। GMR ग्रुप को दिल्ली और हैदराबाद जैसे मेजर हब्स मैनेज करने का एक्सपीरियंस है पहले से, तो उन्होंने यहाँ 500 एकड़ में इंटीग्रेटेड एरोस्पेस इकोसिस्टम प्लान किया है। भोगापुरम हालांकि एक स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि अदानी ग्रुप की होम स्टेट गुजरात है, तो ढोलेरा को प्रेफरेंस मिल सकती है। तो अदानी एम्ब्रेयर प्लांट का फोकस रीजनल जेट्स पर होगा, जैसे हमने बात की पहले, मगर स्पेसिफिकली एम्ब्रेयर की E-जेट E2 फैमिली पर होगा, जैसे E175E2, E190E2 और E195E2। ये प्लेन 70 से 150 सीट की कैटेगरी में आते हैं, जो इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट के लिए एक मिसिंग मिडिल गैप को फिल कर सकते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो अभी देश पोलराइज्ड है एविएशन मार्केट में। एक तरफ 70 सीट्स वाले टर्बो प्रॉप्स हैं जैसे ATR, और दूसरी तरफ 180 सीट वाले बड़े नैरो बॉडीज जैसे एयरबस A320 और बोइंग 737। कई रूट्स ऐसे हैं जहां 70 सीट्स कम पड़ जाती हैं और 180 सीट्स फिल नहीं हो पाती। यहीं पर एम्ब्रेयर के प्लेन्स डिमांड को पूरा कर पाएंगे। इनके E195E2 का एग्जांपल लेते हैं। ये 132 से 146 सीट वाले प्लेन्स परफेक्ट हैं टियर 2 और 3 सिटीज के लिए। फ्यूल भी ये 25 से 30% कम यूज करते हैं। रेंज भी इनकी 4800 किलोमीटर की है, यानी देश के किसी भी कोने से ट्रैवल कर सकते हैं नॉन स्टॉप। 2+2 सीटिंग अरेंजमेंट होता है और खर्चा भी कम आता है ऑपरेट करने का, तो लोगों को सस्ती फ्लाइट भी मिल पाएंगी इससे। इसी वजह से एम्ब्रेयर ने अपने E2 फैमिली को प्रॉफिट हंटर का नाम दिया है। मतलब इतनी तगड़ी एफिशिएंसी है उनकी कि वो कम ट्रैफिक वाले रूट्स पर भी प्रॉफिट जनरेट करने की काबिलियत रखते हैं। बड़ी बात है। स्टार एयर पहले से ही E175 ऑपरेट कर रहा है और उनका सक्सेस मॉडल इस प्लेन की सूटेबिलिटी को प्रूव भी करता है।
आज स्टार एयर इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट रीजनल कैरियर भी बन चुका है 32 डेस्टिनेशंस के साथ। एलायंस एयर जो गवर्नमेंट की रीजनल एयरलाइन है वो नंबर 1 पे आती है और स्टार एयर नंबर 2 पे। इंडिया में एयरक्राफ्ट असेंबली लाइन सेटअप करना सिर्फ एक इंडस्ट्रियल प्राइड का मैटर नहीं, बल्कि इसका मैसिव मल्टीप्लायर इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है पूरी इकोनॉमी में। पहली चीज तो इससे हजारों डायरेक्ट जॉब्स बनेंगी इंजीनियर्स, क्वालिटी इंस्पेक्टर्स, एवियोनिक्स टेक्नीशियंस और लॉजिस्टिक्स एक्सपर्ट्स के लिए। और इनडायरेक्ट जॉब्स जो कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनीज में आएंगी, इससे भी 10 गुना ज़्यादा हो सकते हैं। आज पूरे देश की एविएशन इंडस्ट्री में 2.5 लाख लोग डायरेक्टली काम कर रहे हैं और 77 लाख इनडायरेक्टली। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है और अभी भी डबल डिजिट से ग्रोथ बढ़ रही है इसमें। इनके लिए फिर इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस को ट्रेन भी करना पड़ेगा, तो सरकार ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चला रही है, जैसे पॉलिटेक्निक और ITI कोर्सेज। पिछले कुछ सालों में बोइंग और एयरबस ने अपने R&D के लिए इंडिया में भी लोकल इंजीनियर्स हायर किए और आगे ट्रेनिंग कैंपसेस भी खोल सकते हैं। एयरक्राफ्ट पार्ट्स भी जो हैं हाई वैल्यू गुड्स होते हैं। आज इंडिया का एयरक्राफ्ट माइक्रो असेंबलीज का एक्सपोर्ट $2 बिलियन है हर साल, और ये बढ़कर अगले दशक में $20 बिलियन तक हो सकता है, यानी 1,80,000 करोड़ रुपए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL, उसकी R&D में UAVs और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे तेजस पर काम चल रहा है। भारत फॉर्ज कंपोजिट पार्ट्स बनाता है। महिंद्रा भी एरोस्पेस प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है किसी तरीके से। इनकी कैपेसिटी भी बढ़ पाएगी न्यू डिमांड से। गवर्नमेंट की उड़ान स्कीम से टियर 2 और 3 सिटीज में एयरपोर्ट्स की संख्या डबल हो गई है पहले से, टोटल 159 एयरपोर्ट्स। कई एयरफोर्स बेसिस में कमर्शियल एक्टिविटी शुरू की और कुछ नए एयरपोर्ट्स भी बने हैं, जिससे अब प्रॉब्लम एयरपोर्ट की नहीं बल्कि एयरक्राफ्ट अवेलेबिलिटी की हो गई है। एम्ब्रेयर के एस्टिमेट्स के मुताबिक इंडिगो को अगले 20 साल में कम से कम 500 रीजनल जेट चाहिए होंगे डिमांड को पूरा करने के लिए। लोकल असेंबली से रीजनल जेट सस्ते होंगे, लीजिंग कॉस्ट कम होगी, तो एयरलाइंस नए रूट्स भी ओपन कर पाएगी जब उन्हें प्रॉफिट दिखेगा। अभी एयरबस के पास इतने ऑर्डर्स पड़े हैं कि उनके छोटे सिंगल आइल जेट्स के लिए भी इतना बैकलॉग है सालों का, तो अदानी एम्ब्रेयर के प्लेन्स जल्दी भी मिल सकते हैं ऑर्डर के बाद, एक बार बनना शुरू हो जाए बस। हजारों स्पेशलाइज्ड पार्ट्स चाहिए होते हैं एक प्लेन बनाने के लिए, तो ये पार्ट्स कैसे देश में बनने लगे इस पर भी प्लान करना होगा। आज एम्ब्रेयर 62 देशों में फैले 4000 से ज्यादा सप्लायर्स पर निर्भर करता है। मतलब हर एक पार्ट, विंग्स, इंजन्स, एवियोनिक्स, इंटीरियर, लैंडिंग गियर वगैरह सब अलग अलग सप्लायर से आते हैं। तो इंडिया में असेंबली लाइन बनने के बाद ये सप्लायर्स जितने ज्यादा इंडिया में होंगे उतना कॉस्ट कम किया जा सकेगा प्लेन का। ऐसी ही उम्मीद है एम्ब्रेयर की भी। जो एस्टैब्लिश सप्लायर्स हैं इंडिया में, उनके साथ साथ नए प्लेयर्स को भी मार्केट में आने के लिए एनकरेज करना होगा। इसमें सरकार का रोल आ जाता है सब्सिडीज और टैक्स इंसेंटिव्स देकर। HAL और टाटा एडवांस सिस्टम्स, जिनकी हमने पहले बात की, वो ऑलरेडी पार्ट्स बना रहे हैं, जैसे फ्यूजलाज सेक्शंस और विंग असेंबल करना। इसके अलावा बैंगलोर की डायनामैटिक टेक्नोलॉजीज एयरबस और बोइंग के लिए कॉम्प्लेक्स एरो स्ट्रक्चर्स बनाती है, जैसे फ्यूजलाज पैनल्स और वर्टिकल फिन्स। महिंद्रा एरोस्पेस एम्ब्रेयर के साथ C390 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए पहले से पार्टनरशिप में है। सनसेरा इंजीनियरिंग प्रिसीजन मशीन पार्ट्स और इंजन कंपोनेंट्स में रिकॉग्नाइज्ड है। रॉकमैन एडवांस कंपोजिट्स लाइटवेट कंपोजिट्स बनाने में एक्सपर्टीज रखते हैं, जैसे कार्बन फाइबर स्ट्रक्चर जो मॉडर्न जेट्स का वेट कम करने के लिए जरूरी है। तो और इंडिजिनाइजेशन के लिए नॉलेज ट्रांसफर भी एक बड़ा पार्ट होगा। एम्ब्रेयर अपनी डिजिटल मॉडल्स और इंजीनियरिंग टूल्स इंडिया के साथ शेयर करेगा, जिससे इंडियन MSMEs को सर्टिफाइड प्रोडक्शन प्रोसेसेस सीखने का मौका मिलेगा और वो बाद में खुद के डिजाइन्स भी फिर डेवलप कर सकेंगे। एक एक्सपर्टीज आ जाएगी उनके पास। जेट इंजन्स GE या प्रैट एंड विटनी से तो इंपोर्ट होंगे, पर लैंडिंग गियर, एवियोनिक्स, व्हील्स वगैरह की डिमांड इंडिया के CPCL, वॉलचंद, L&T जैसे सप्लायर्स पूरा कर सकते हैं। सप्लायर्स के अलावा पायलट्स और टेक्नीशियंस भी काफी चाहिए होंगे। PIB के डेटा के मुताबिक एविएशन सेक्टर 2040 तक 2.5 करोड़ डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट करेगा देश में, सब पायलट्स, ग्राउंड स्टाफ और इंजीनियर्स मिलाकर। इसलिए अदानी ग्रुप ने इस ह्यूमन कैपिटल पर भी काम करना शुरू कर दिया है। नवंबर में उन्होंने फ्लाइट सिमुलेशन टेक्निक सेंटर FSTC को 820 करोड़ रुपए में एक्वायर करने का डिसीजन लिया, क्योंकि ये इंडिया का लार्जेस्ट नॉन कैप्टिव पायलट ट्रेनिंग फर्म है, जिसके पास 11 एडवांस सिमुलेटर्स मौजूद हैं। गुड़गांव और हैदराबाद में स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज भी हैं। तो पायलट्स की टाइप रेटिंग और रिकरेंट ट्रेनिंग भी यही सिमुलेशन सेंटर्स में हो पाएगी, जिससे एयरलाइन की ट्रेनिंग कॉस्ट काफी कम होगी। इसके अलावा वो एविएशन एकेडमी सेटअप करने का भी विचार कर रहे हैं, जहां मेंटेनेंस टेक्नीशियंस और एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स को MIL STD और FAA स्टैंडर्ड ट्रेनिंग दी जाएगी। प्लेन्स के स्पेयर पार्ट्स, ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट, टूल्स, कैलिब्रेशन लैब्स और इन सबको हैंडल करने के लिए लोग भी।
तो FAA, EASA सर्टिफाइड लैब्स, एरोस्पेस डिजाइन ब्यूरोज, R&D क्लस्टर्स भी खोलना जरूरी बन जाएगा। जैसे बोइंग और एयरबस ने इंडिया में इन्वेस्ट करके इंजीनियर्स हायर किए, वैसे ही एम्ब्रेयर, अदानी भी लोकल टैलेंट पाइपलाइन पे फोकस करेंगे। ये डाउनस्ट्रीम इफेक्ट इकोनॉमी में हाई पेइंग और हाई स्किल्ड जॉब्स क्रिएट करेगा। तो हमने देखा विजन तो बड़ा है, इसी वजह से रास्ता स्मूथ नहीं होने वाला। काफी चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे और उनको अच्छे से डील भी करना जरूरी है। एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग में मार्जिन फॉर एरर 0 होता है, क्योंकि छोटी सी भी गलती या इन्फोर्समेंट में छूट हुई तो कई लोगों की जान जा सकती है। तो सरकार को तगड़ी नजर रखनी पड़ेगी और स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट से देखना पड़ेगा कि सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज ना हो। एरोस्पेस क्वालिटी स्टैंडर्ड्स कार मैन्युफैक्चरिंग से कई गुना ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। इंडिया में स्किल्ड वर्कफोर्स की फिलहाल कमी है जो प्रिसिजन ड्रिलिंग, सीलिंग और कॉम्प्लेक्स वायरिंग हैंडल कर सके, तो उनकी स्किल डेवलपमेंट में इश्यूज आ सकते हैं शुरुआत में। हर एयरक्राफ्ट मॉडल को ग्लोबल सर्विस में आने से पहले भारी सर्टिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। एक तो होता है टाइप सर्टिफिकेशन TC, जो डिजाइन अप्रूवल FAA USA की और EASA यूरोप की एजेंसीज देती हैं। फिर आता है प्रोडक्शन सर्टिफिकेट PC, फैक्ट्री फैसिलिटी का अप्रूवल, जो DGCA इंडिया की एजेंसी देती है। DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन में फिलहाल 700 से ज्यादा वैकेंसीज भी हैं और AAI यानी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में 1600 से ज्यादा। तो इनको फिल करना भी जरूरी है ताकि रेगुलेटरी ओवरसाइट में डिले ना देखने को मिले। इंडिया में ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की भी काफी कमी है, 1200 के करीब, तो उनको फिल भी करना एक प्रायोरिटी होनी चाहिए अगर हम सेफ एयर ट्रैवल चाहते हैं। इसके अलावा एयरक्राफ्ट असेंबली काफी कैपिटल इंटेंसिव काम है, हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लगता है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आने में सालों लग जाते हैं। जैसे टाटा एयरबस के C295 प्लांट में 21,935 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लगा। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि बड़े कमर्शियल ऑर्डर्स के बिना मैन्युफैक्चरिंग साइट फीजिबल नहीं होगी। असेंबली प्लांट भी इतना बड़ा होता है कि लाखों स्क्वायर फीट लैंड चाहिए, तो इतना बड़ा लैंड भी ढूंढना कोई आसान काम नहीं है। धुलेरा ऑलरेडी काफी लैंड प्रोवाइड कर रहा है, वैसे एनवायरमेंटल क्लियरेंस, DMIC अथॉरिटी अप्रूवल्स और कनेक्टिविटी की भी जरूरत पड़ेगी। और ये सब होने के बाद अगर प्लेन्स के ऑर्डर्स ना आए तो रिस्क बढ़ सकता है, पर उड़ान सब्सिडीज और इंसेंटिव्स के साथ थोड़ा सर्विस कर पाएंगे। अगर डोमेस्टिक डिमांड स्लो रही एक्सपेक्टेशन से, तो एक्सपोर्ट मार्केट में ब्रेक इवन पर बेचना पड़ेगा। तो काफी पेशेंस और होप की जरूरत है कि सब सही से हो। एक्सपर्ट प्रेडिक्शंस और दूसरे सिमिलर प्रोजेक्ट से हम एक टाइमलाइन बना सकते हैं। इस साल 2026 के अंत तक लोकेशन फाइनलाइज करके लैंड अलॉटमेंट और फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी। 2028 तक मशीनरी इंस्टॉलेशन, वर्कफोर्स ट्रेनिंग और DGCA प्लांट ऑडिट्स होंगे, जिसके बाद प्रोडक्शन शुरू हो पाए और फैक्ट्री तक रेल कनेक्टिविटी भी क्या पता बन जाए तब तक। 2029-30 तक पहला इंडिया में असेंबल्ड एम्ब्रेयर रीजनल जेट हैंगर से बाहर निकलेगा और अपनी पहली टेस्ट फ्लाइट लेगा। और अगर सब सही रहा तो 2031 से कमर्शियल डिलीवरीज भी शुरू कर देंगे। स्टार एयर, अलायंस एयर और इंडिगो को इंडिया मेड प्लेन्स मिलने लगेंगे और एक्सपोर्ट ऑपरेशन भी शुरू हो जाएंगे। अदानी और एम्ब्रेयर की ये पार्टनरशिप देश के लिए एक हिस्टोरिक मोमेंट हो सकती है। कमर्शियल एयरक्राफ्ट असेंबली लाइन सेटअप करना एक इंडस्ट्रियल माइलस्टोन ही नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक सॉवरेनिटी का भी मैटर है। देश के मिसिंग मिडिल गैप को फिल करेगा, हजारों लाखों लोगों को हाई स्किल्ड जॉब्स मिलेंगी और हमें ग्लोबल सप्लाई चेन का एक इंडिस्पेंसिबल पार्ट भी बना देगा। आने वाले सालों में जब हम छोटे शहरों के बीच फ्लाई करेंगे तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि हम एक ऐसे एम्ब्रेयर जेट में बैठे जिस पर प्राउडली लिखा हो असेंबल्ड इन इंडिया। धुलेरा इस सब बूम के सेंटर में है, चाहे वो सेमीकंडक्टर हो, डेटा सेंटर्स या एयरक्राफ्ट्स। इससे फिर इधर काम करने वाले लोग भारी संख्या में रहने लगेंगे, रियल एस्टेट को बढ़ाते हुए। अगर आप भी इस ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो यहाँ बन रही नई रेजिडेंशियल सोसाइटी में इन्वेस्ट करें, जिसका नाम है अतुल्यम। इससे नेस्टोरिया ग्रुप धुलेरा की जानी मानी रियल एस्टेट कंपनी बना रही है, जिसमें आपको मिलेगा 3 BHK फुली फर्निश्ड विला, वो भी 70 लाख रुपए में। तो आप इससे अच्छा रिटर्न और इन्वेस्टमेंट भी पा सकते हो। अभी कॉन्टैक्ट करें नेस्टोरिया ग्रुप को, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल करके, वो आपको अच्छे से असिस्ट कर पाएंगे इसमें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।